हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 10.1 है उसको सॉल्व करने से पहले वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित कौन कौन से पद होते हैं, वृत्त में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे ना, तभी तो हम लोग प्रश्नावली हल कर पाएंगे। तो चलिए बने रहिए, वीडियो में पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। आज का वीडियो शुरू करते हैं और हमारा जो टॉपिक है वृत्त। वृत्त क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझे वृत्त क्या होता है। व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल आपका वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। अब अगर आप सबसे पहले देखो क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम अपने आसपास में, अपने आसपास के वातावरण से जोड़ के अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। जो आंखों देखी बात है वो आप जल्दी से याद रखते हैं। देखिए, आप जैसे मूवी है जो आप देखते होंगे ना, मूवी के अगर आपको कोई सीन है दिखा दिया जाए, अगर आपने उस मूवी को देख रखा है तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाता है कि हाँ, अरे ये तो उस मूवी का सीन है। इसके बाद देखिए, जब आप बिल्कुल छोटे से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें जो भी पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल। एप्पल, ए फॉर एप्पल पढ़ा है तो बच्चे को अगर एप्पल दिखा दिया जाता था तो वो क्या कहता था, ये तो ए फॉर एप्पल है। अगर बॉल है तो उसको बी फॉर बॉल याद रहता था। कैट है तो सी फॉर कैट कहता है। यानी कि चित्र को देख करके ही वो बता देता था कि ये सी फॉर कैट है, ये बी फॉर बॉल है। तो ऐसे ही हम लोग सबसे पहले यहाँ पर वैसे ही पढ़ना है, केवल अपने आसपास के वातावरण से संबंधित कुछ उदाहरण लेंगे तब हम लोग पर समझेंगे। तो देखिए, सबसे सिंपल सा उदाहरण, जो आप स्कूल जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, वैन, बस, इससे जाते हो, उनमें देखा होगा एक पहिया लगा होता है। वो पहिया आपके क्या होते हैं, वृत्त के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पे साइकिल का पहिया, ये देखिए आपका बना हुआ है साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया गोल है तो ये क्या है, साइकिल का पहिया है, गोल है। ये देखिए बैलगाड़ी, ये पुराने समय में लकड़ी के पहिए होते थे, बैलों से चलने वाली गाड़ियां, या तांगा जिसको आप कहते हैं, घोड़ा गाड़ी, उसमें भी अभी भी लगे होते हैं। तो ये आपका क्या है, पहिया है। ये कैसा है, गोल है। ये देखिए आपका कार का पहिया है, जो तीसरे नंबर का कार का पहिया है, तो ये भी आपका गोल है ना। तो ये सारे आपके वृत्त के उदाहरण हैं। इसके बाद कुछ अन्य अगर उदाहरण लें तो देखिए चूड़ियां हैं। तो देखिए घर पे आपने देखा होगा चूड़ियां, तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हमारे पास चूड़ियां हैं। इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसी हैं, वृत्त है। इनका जो पथ है, यानी कि जो रास्ता है, वो कैसा है, वृत्ताकार है। ये भी देखिए आपका वृत्त है। ये उदाहरण आपका वृत्त का है। इसके बाद अगर अन्य उदाहरण लें तो ये भी देखिए हम लोगों का एक ये अन्य चूड़ी है, कलरफुल है। विभिन्न प्रकार की चूड़ियां जो भी आप लेंगे तो वो कैसी होती हैं, वृत्त होती हैं। ये देखिए आपका वृत्त है। इसके बाद आपके अन्य उदाहरण लें तो जो आप सिक्के देखे होंगे, पैसे रुपए तो देखे ही होंगे, जो सिक्के हैं, देखिए यहाँ पे आपका ये 2 रुपए का सिक्का है। तो इस 2 रुपए के सिक्के को अगर आप देखें तो ये क्या है, वृत्त है। यहाँ पे देखिए आप अगर चित्र में देखेंगे तो चित्र में देखेंगे तो आपके 1 रुपए के सिक्के हैं, वो विभिन्न प्रकार के हैं। कौन सा, कब, कोई 1950 का, 1985 का, 2000 का, 2005 का, ये 1982 का भी है। तो ये पुराने सिक्के, कुछ नए सिक्के। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका 5 रुपए का है, ये भी सिक्का, ये सारे आपके वृत्त के उदाहरण हैं। यानी कि ये गोल हैं। तो ये गोल आकृति की जो भी आपको चीजें दिखती हैं अपने आसपास, आप गिन सकते हो, देख सकते हो, तो सारे आपके क्या है,
वृत्त के उदाहरण हैं। इसके बाद जो हाथ में लोग अंगूठी पहनते हैं यहाँ पे, ये भी आपके वृत्त हैं। इसके बाद हाथ में जो आप कड़ा पहनते हो, जो छोटे बच्चे या बड़े लोग भी कड़ा पहनते हैं, तो ये देखिए आपका जो कड़ा है छोटे बच्चों का, ये उससे बड़े बच्चे का है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका जो कड़ा है ये भी आपका क्या है, वृत्त का उदाहरण है। ये हम लोगों का जो कड़ा है क्या है भाई, वृत्त का उदाहरण है। तो अपने आसपास की चीजों को हमने लिया, तो वृत्त आप समझ गए होंगे कि जो गोल आकृति होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वृत्त होती है। इसके बाद आपका और अन्य उदाहरण देखें तो यहाँ पे देखिए आपका 10 रुपए का सिक्का, या घर में जो घड़ी या हाथ में बांधने वाली भी घड़ी, उनका जो डायल होता है वो भी आपका क्या होता है, वृत्ताकार होता है। मोस्टली आपका वृत्ताकार होता है। कुछ घड़ियों में चौकोर भी होता है, ट्रायंगल नुमा भी होता है, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, मॉडर्न है, मॉडर्न जमाने में अलग अलग प्रकार की बनाई भी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो आपके सामने दिख रही है घड़ी, वो कैसी है, वृत्ताकार है। सिक्के हैं आपके, वो कैसे हैं, वृत्त के आकार के हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वृत्त और इससे संबंधित कुछ पद। वृत्त तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, गोल पथ है। यानी कि जैसे आपके पास जो चूड़ी थी, इस चूड़ी का आप अगर पेंसिल रख के यहाँ से ऐसे 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 घुमा देंगे, जो आपका वहां पे चित्र बनेगा वो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा भाई। वो जो हमारी आकृति बनेगी वो वृत्त कहलाएगी। यानी कि उस पर, या कहें इसको एक चक्कर लगाने पर जो आपका पाथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वृत्त। बचपन में आप देखा होगा टायर, साइकिल का टायर घुमाते होंगे, बहुत सारे बच्चे घुमाते भी हैं। तो वहां पे ये सारी आकृतियां क्या है, वृत्त की उदाहरण है। अब आ जाते हैं वृत्त और इससे संबंधित पद भाई। तो सबसे पहले क्या है, वृत्त जब आपने समझ लिया तो उससे जो संबंधित पद हैं उनको भी समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं भाई। इसका कलर चेंज कर दें, तो यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बनाते हैं भाई। तो मान लो आपने एक ये वृत्त खींच दिया। अब यहाँ पे अगर आपसे लिखा हुआ है वृत्त का अंदर का भाग, इसको अभ्यंतर भाग भी कहा जाता है। अंदर का भाग, अभ्यंतर, अंग्रेजी में अगर कहें तो इंटीरियर पार्ट है। इसके बाद वृत्त का जो इंटीरियर भाग है, इसके बाद वृत्त, तो वृत्त पर स्थित यानी ऑन द सर्कल। इसके बाद वृत्त का बाहर का भाग यानी कि बहिर्भाग। अब अंग्रेजी में कहें तो इसको एक्सटीरियर क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पार्ट। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त के अंदर देखिए ना, ये जो सफेद कलर का जो आपने यहाँ पे, ये बाउंड्री कहलाएगी। इसके अंदर जो है ये आपका क्या है, इसका वृत्त का अंदर वाला भाग या अभ्यंतर। और ये जो भाग है वृत्त, जो जिस तल पर बनाएंगे आप, उस तल पर जो बाहर वाला भाग है वो आपका बहिर्भाग कहलाएगा। इसके बाद जो बिंदु आप इस वृत्त यानी कि इसके बाउंड्री पर लेंगे, ये मान लो एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, तो ये आपका वृत्त पर स्थित बिंदु कहलाएंगे। और जो ये अंदर हैं वो वृत्त के अंदर हैं। और जो ये यहाँ पे बाहर है, मान लो ये नाम दे दो P, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। तो जो आपके A और B बिंदु हैं वो वृत्त पर हैं, यानी कि वृत्त वाले बिंदु हैं। इसके बाद जो P है ये आपका यहाँ पे बाह्य है। अगर इसके बाद यहाँ पे ये बिंदु आप Q दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए R, इसका नाम दे दीजिए S, तो यहाँ पे Q, S, R ये बिंदु सब क्या है, वृत्त के अंदर है। ये आपका अभ्यंतर भाग कहलाएगा। तो जो वृत्त के अंदर होगा वो आपका अभ्यंतर भाग, इसके बाद जो बाहर होगा वो बाहर भाग, और जो वृत्त पर स्थित होगा यानी कि बाउंड्री पर होगा वो आपका वृत्त पर कहलाएगा। ये बिंदु आपके क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु आपका क्या कह रहा है, केंद्र, और फिर उसके बाद त्रिज्या। अब केंद्र क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर वृत्त खींचे भाई, ये हम लोगों ने एक वृत्त खींच दिया। अभी तो यहाँ पे हाथ से खींच दिया। आप वृत्त कैसे खींचते हो, प्रकार और पेंसिल भाई। प्रकार, पेंसिल प्रकार में ऐसे पेंसिल रखते हो, फिर इसके बाद नोक ऐसे रख करके फिर ऐसे घुमा करके आप रखते हो। तो जिस बिंदु पर आप प्रकार की नोक रखते हो, मान लो आपने उस नोक को यहाँ पर रखा इस वृत्त को बनाने के लिए, वही आपका वृत्त का केंद्र कहलाएगा। उसका नाम अगर देना चाहो O दे दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि O बिंदु आपका
वृत्त का केंद्र है। यानी कि वृत्त के अंदर जो आपको बिंदु, जिस बिंदु से आप वृत्त खींचते हो, जिस बिंदु पर आप प्रकार की नोक रखी और ऐसे वृत्त खींच दिया, वही बिंदु आपका वृत्त का केंद्र कहलाएगा। अब इसके बाद अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर स्थित यहाँ पे बिंदु कौन कौन से थे? ए और बी, यही तो है, ए और बी। अब अगर यहाँ पे हमने एक वृत्त खींचा, इस पर कोई दो बिंदु ले लिया, ये नाम दे दीजिए ए और ये नाम दे दीजिए बी, तो ये ए और बी हमारे क्या है? वृत्त पर स्थित बिंदु है। अब अगर इस केंद्र को और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाइए और मिलाने पर एक आपको रेखाखंड मिलेगी, तो वो रेखाखंड आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अंग्रेजी में कहें रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या है? इसको अगर इससे मिला दिया तो जो ओ बी है वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे ओ बी वृत्त की त्रिज्या। अब अगर आप ओ को इस ए से भी मिलाओगे तो ओ ए भी आपकी वृत्त की त्रिज्या, जो ए रेखाखंड मिल रही है। इसके बाद और अन्य बिंदु ले सकते हो। यहाँ पर मान लो सी लिया, ओ को सी से मिलाइए तो जो आपका ओ सी है, जो ओ सी रेखाखंड है, वो भी आपकी वृत्त की त्रिज्या ही होगी। मान लो यहाँ पर पी बिंदु ले लीजिए, ओ को पी से मिला दीजिए तो ओ पी है, वो भी आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या शायद आप क्लियर हो गया कि जो वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होती हैं वो सभी वृत्त की त्रिज्याएं कहलाती हैं। और वृत्त की त्रिज्याएं सभी समान होती हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमने उदाहरण लिए था। यहाँ पे देखिए, जो आपका ये पहिया है, इस पहिए में जो तीलियां लगी हैं वो सभी बराबर लंबाई की होंगी। अगर आप छोटी बड़ी लोगे ना तो जो बड़ी वाली होगी तो वो ऊपर पहुंच जाएगी और ट्यूब में छेद कर देगी, पंचर हो जाएगा, तो वो सही से फिट नहीं होगी, पंचर हो जाएगा। तो इसलिए जो त्रिज्याएं होती हैं वो वृत्त की समान त्रिज्याएं होती हैं, उनकी लंबाई समान होती है। तो यही यहाँ पर आपको लिखना है कि जो आपकी ओ ए है वो आपकी ओ बी के बराबर, और ओ बी, ओ सी और ओ पी ये सभी आपकी क्या होंगी? बराबर होंगी। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ चुके हैं लेकिन आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगला जो बिंदु है वो हम लोगों का जीवा और व्यास। जीवा क्या होती है? जब आप जीवा समझ लेंगे तभी हम लोग व्यास भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग एक वृत्त खींच दीजिए और कोई एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ पर ये मान लो हमने एक रेखा खींच दी, इसका नाम दे दिया ए बी। अब यहाँ पे जो हमारी ए बी है वो क्या है? वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक देखिए आपका ये वाला भाग है भाई, इसको साइडेड कर दो अगर, तो ये वाला, और एक और कलर चेंज कर लो भाई। हाँ, तो ये वाला भाग आपका दो भाग हो रहे हैं, एक आपने ये, तो ये जो भाग हैं वो किसके द्वारा बांटे जा रहे हैं? जो ए बी रेखा है, तो ए बी रेखा आपकी वृत्त की जीवा कहलाएगी। यानी कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होती है वो आपकी जीवा कहलाएगी। यहाँ पे जो आपकी देखिए ए बी है वो हमारी जीवा है। क्यों? क्योंकि ये आपको वृत्त के दो खंडों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है, या कहें वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने पर ये प्राप्त हो रही है। तो जीवा की परिभाषा आपकी क्या है? जीवा कैसे पहचानोगे? वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांट दे जीवा कहलाएगी, या वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होती है वही हमारी जीवा कहलाएगी। यहाँ पे ए बी आपकी जीवा है। इसके बाद अगर आपसे पूछें कि वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हो, तो वृत्त में हम लोग बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आपने एक वृत्त खींच दिया। अब आपका जो वृत्त बनता है वो अनेकों बिंदुओं से मिलकर बनता है। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लो आपने ऐसे ऐसे डॉटेड करके ऐसे बनाइए, और पतले करते जाइए। ये तो मोटे मोटे बना रहे, और पतले। तो असंख्य बिंदुओं का जो कलेक्शन होता है वही तो आपका एक
वृत्त बनाता है। जो आप डॉटेड एक निश्चित दूरी पर जो असंख्य बिंदु लेते हैं उनको मिलाने पर आपको एक वृत्त बनता है। जब असंख्य बिंदु हैं तो उन पर किसी दो बिंदुओं को आप मिलाइए तो क्या बनेगा, जीवा बनेगी। और बिंदु कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो जीवाएं भी बहुत सारी होंगी भाई। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे खींचिए 1 2 3 4 5, फिर आप ऐसे ऐसे क्रॉस वाली भी तो खींच सकते हो, फिर आप ऐसे भी, फिर ऐसे ऐसे भी खींच सकते हो, यानी कि आप बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हो। अब इसके बाद अगला आ जाता है हम लोगों का व्यास। तो जीवा तो समझ में आ गया ना कि जीवा क्या है, वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटे, या वह रेखा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है, जीवा कहलाती है। और जीवा आपकी वृत्त को दो भागों में बांटेगी। अब यहाँ पे आप वृत्त की अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए आप एक वृत्त खींचे और इसका केंद्र आपने ओ नेम दे दिया। अब जो व्यास है, व्यास, अब अगर मैं आपसे कहूं कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी, तो यहाँ पे आपका ये वाली रेखा, यहाँ पे ए अगर आप नाम दे दें ए बी। अब देखिए यहाँ पे अन्य रेखाएं अगर खींचो, इधर खींचोगे वो इस ए बी से छोटी होंगी, और ऊपर तक की तरफ खींचोगे तो वो ये रेखा देखिए, मान लो आपने ये खींची तो ये भी तो ए बी से छोटी है, नीचे भी खींचिए तो ये भी तो ए बी से छोटी होगी। इसके नीचे खींचेंगे या इस उसके ऊपर खींचते चले जाएं तो वो छोटी होंगी। यानी कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है भाई। जो सबसे लंबी होगी वही तो वृत्त का व्यास कहलाएगी। या कहें वृत्त की वह जीवा, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से, केंद्र तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का व्यास कहलाएगी। या वृत्त की वह जीवा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, बराबर बराबर बिल्कुल बांट दे, वृत्त का व्यास कहलाएगी। समझ में आ गया कि वृत्त का व्यास क्या है। वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का जो व्यास है वो सबसे लंबी जीवा है। इसके बाद जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा है। तो ये आपकी वृत्त है और उस वृत्त का व्यास ए बी है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ए बी है, या कहें ए ओ बी है, जो ए ओ बी रेखा बन रही है आपकी, वो वृत्त का व्यास है। और एक वृत्त पर आप अनेक व्यास खींच सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए मान लो आपने ये वृत्त खींचा, ये केंद्र, इस केंद्र से होकर जाने वाली रेखाएं आपकी अनंत होंगी, बहुत सारी अनेकों रेखाएं आप खींच सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं भाई अगले बिंदु पर। अगला बिंदु भाई आपका क्या कह रहा है, अगला बिंदु हम लोगों का है त्रिज्या और व्यास में संबंध पूछ रहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या और व्यास आपने पढ़ा उनके बीच में संबंध क्या होता है। त्रिज्या भी हम लोगों ने पढ़ा ही था, व्यास भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए भाई। ये आपने वृत्त बना दिया। इसके बाद यहाँ पर इसका केंद्र नाम दे दीजिए, उसका नाम दे दीजिए ओ। इसके बाद आप क्या कीजिए, वृत्त पर एक ये बिंदु ले लिया, एक ये बिंदु ले लीजिए और एक ये बिंदु ले लीजिए। इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q और इसका नाम दे दीजिए R। अब आप O को P से मिला दीजिए, O को R से, O को Q से। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं, यानी कि OP बराबर होगी OQ के और OR के, यही तो बराबर होंगी। और OP, OQ और OR आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ये आपकी क्या है भाई, त्रिज्या है भाई। यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारी त्रिज्याएं हैं। जब आपकी ये त्रिज्याएं हो गई, अब यहाँ पे देखिए जो आप यहाँ पे फिगर पे ध्यान से देखें, जो PR है वो आपका क्या है, वृत्त का व्यास है ना। PR वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पे PR को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि PR आपकी ऐसी रेखा है या ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर गुजर रही है।
और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। अभी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे पी आर को आप क्या लिख सकते हैं, ओ पी धन ओ आर लिख सकते हो। ओपी और ओ आर अभी हमने पढ़ा, ओपी ओ आर ये बराबर है और ये क्या है, त्रिज्या है। तो इसको आप त्रिज्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो त्रिज्या और धन त्रिज्या। जब आप दो त्रिज्या जोड़े, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगी यहाँ पे 2 गुणे त्रिज्या। और यही तो हम लोग पढ़ने वाले थे कि व्यास ओपीआर आपका व्यास है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अगर आप इसको त्रिज्या को आप आर ले लो, ये भी आर ये भी आर, वृत्त के व्यास को डी से, क्योंकि अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, उसका पहला लेटर ले लिया, डी बराबर 2 गुणे आर। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि आर बराबर डी बटे 2। डी आपका वृत्त का व्यास है और आर आपकी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। यही इन दोनों के बीच में संबंध है। अब अगला बिंदु हम लोगों का आ जाता है चाप क्या होता है। फिर चाप आपका लघु है कि दीर्घ है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक वृत्त खींच दीजिए। आपने वृत्त खींच दिया। अब इस वृत्त पर कोई 2 बिंदु ले लीजिए। ये मान लो आपका वृत्त का केंद्र और यहाँ पे आपने एक ये बिंदु लिया, एक ये, नाम दे दिया आपने ए और बी। इन वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्त पर अगर आपके कोई 2 बिंदु स्थित हैं, उन 2 बिंदुओं के द्वारा, यानी उन 2 बिंदुओं का जो भाग है, उन 2 बिंदुओं के बीच में जो वृत्त का भाग है वही आपका वृत्त का चाप कहलाएगा। यानी कि ये जो आपका देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, चाप कहलाएगा। चाप को यहाँ पे ए बी कहेंगे और ए बी उसके ऊपर आप चाप यानी वृत्त का छोटा सा भाग बना दीजिए। तो ये आपका ए बी है, वो चाप कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा नाम दे दीजिए एक्स और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए वाई, जिससे पहचाने कि ए से ए एक्स बी की तरफ जा रहे हो कि ए वाई बी के कौन सा भाग ले रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका दीर्घ चाप है, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिए भाई फिगर पर। तो जो ए वाई बी है, ए वाई बी वाला आपका क्या है, दीर्घ चाप है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए वाई बी आपका दीर्घ चाप है और जो ए एक्स बी है, जो छोटा वाला है, वो आपका क्या है, लघु चाप है। यहाँ पे ए एक्स बी हम लोगों का लघु चाप है। लघु चाप मतलब क्या है, वृत्त पर स्थित कोई 2 बिंदु हैं, उनके बीच का जो भाग है वो चाप कहलाएगा। अब चाप जब कोई भाग लेंगे तो उसमें से एक छोटा भाग होगा, एक बड़ा भाग होगा। जो बड़ा वाला होगा वो दीर्घ चाप, अंग्रेजी में मेजर आर्क, और जो छोटा वाला है वो माइनर आर्क अंग्रेजी में कहेंगे। हिंदी में कहें तो आप लघु आर्क। ये हम लोगों का क्या था भाई, चाप था। अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो बिंदु आपका है वो क्या है, अर्धवृत्त। अंग्रेजी में कहें तो आपका सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या, अर्ध, देखिए यहाँ पे शब्द पर जाइए भाई। अर्ध का मतलब आधा वृत्त, मतलब आधा वृत्त। जब आपका आधा वृत्त बना हो वो आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था चाप। तो देखिए जब आप यहाँ पे एक वृत्त बनाए, तो देखिए जो आपका फिगर बना हुआ है वो आपका एक अर्धवृत्त का, यहाँ पे जो हम लोगों का फिगर है अर्धवृत्त का बना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र नाम दे दिया ओ। जब आप यहाँ पे देखिए आर्क लिया था, तो आर्क यानी कि चाप ए और बी, जो ये ए और बी बिंदु हैं वो अगर वृत्त के व्यास बन जाएं, यानी कि व्यास के अंत बिंदु हो जाएं, तो आपका वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। यानी कि जो यहाँ पर आपने एक बिंदु लिया ए और ये बी, जब ये आपके व्यास बन जाए भाई, तो जो आपका वृत्त बनेगा वो आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। अर्धवृत्त का दूसरा परिभाषा या दूसरे तरीके से समझें, वृत्त का आधा भाग, या कहें कि वृत्त का डायमीटर। अगर आप वृत्त का व्यास, डायमीटर का मीन्स व्यास, अगर आप वृत्त का व्यास खींच दें तो वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा और जो आधा भाग होगा वो
अर्धवृत्त कहलाएगा। दो अर्धवृत्त बनेंगे, एक वृत्त से दो अर्धवृत्त बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके एक आपका ये अर्धवृत्त पहला और ये आपका दूसरा, दो अर्धवृत्त बन गए। तो अर्धवृत्त हमारे हिसाब से समझ गए होंगे, जो अभी तक पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। चलिए अब अगले बिंदु पर आ जाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ परिधि। परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस अंग्रेजी में कहा जाता है। परिधि क्या होती है? तो देखिए अगर आपका यहाँ पर एक ये वृत्त है, ये आपका वृत्त है, इस वृत्त को बनाने के लिए आपको यहाँ पे तार की जरूरत पड़ी होगी। इसको अगर आप यहाँ से तोड़ दें और इसको सीधा कर दें तो आपका एक तार बनेगा। उसकी जो लंबाई होगी वही आपकी वृत्त की परिधि कहलाएगी। यानी कि दूसरे शब्दों में समझें कि जब आप इसका एक चक्कर लगा लें तो आपके जितनी दूरी तय होगी, एक चक्कर लगाने पर जितनी दूरी तय करोगे वही आपका वृत्त का व्यास कहलाएगी। तो वृत्त का परिधि कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक यहाँ पर वृत्त आपने खींचा, उसका केंद्र और ये आपने एक त्रिज्या खींची और ये आपका O बिंदु, ये A और त्रिज्या को R से, जो वृत्त की परिधि को C से लिखते हैं और आपने पढ़ भी चुके हैं, केवल यहाँ पे हम लोग रिकॉल कर रहे हैं भाई। तो C बराबर आपने पढ़ा है 2 पाई R। यहाँ पे R आपकी वृत्त की त्रिज्या है और जो पाई बराबर क्या होता है 22/7 या कहें 3.14 या फिर आपका जो बुक में दिया गया होगा वो मान रखते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? किसी वृत्ताकार पथ पर लगाए गए एक चक्कर में चली गई दूरी या एक पथ कर, यानी एक वृत्ताकार पथ की जो लंबाई होती है वही आपकी परिधि कहलाती है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले बिंदु पर। अगला बिंदु आपका क्या कह रहा है? वृत्तखंड। और जब वृत्तखंड पता चलेगा तो उसमें दीर्घ और फिर लघु भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एक चित्र बना हुआ है और उस चित्र में आपने एक जो ए बी रेखा खींची है। तो ए बी रेखा क्या है? इसको अभी आपने पढ़ा है ना। ए बी रेखा हमारी क्या है? एक जीवा है, जो वृत्त को, जीवा क्या होती है? वृत्त को दो भागों में बांटती है ना। तो ए बी आपकी रेखा क्या है? दो भागों में बांट रही, लेकिन कैसे? एक छोटा और एक बड़ा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो देखिए यहाँ पे एक, अगर आप यहाँ पे वृत्त खींच दो और आपने एक ये रेखा खींच दी, नाम दे दिया पी क्यू। अब देखिए क्या है, वृत्त की जीवा के द्वारा, जो वृत्त की जीवा है और जो चाप बन रहा है, देखिए एक ये चाप बन रहा है ए पी क्यू एक्स, और अगर आप ये तो पी क्यू जीवा और पी एक्स क्यू चाप के द्वारा जो भाग घिरा है वो आपका क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका जो भाग है वृत्तखंड, जो आपने शेडेड कर दिया, इसके बाद ऊपर वाला भी शेडेड कर दे, मान लो ग्रीन कलर से। तो ये आपका एक और दूसरा भाग है ना। तो यहाँ पे वृत्त की जीवा जो आपने पी क्यू खींची उसके द्वारा इस वृत्त के दो भाग हो रहे हैं और यहाँ पे एक आपका छोटा है और एक बड़ा है। तो जो आपका पी एक्स क्यू के द्वारा, पी क्यू रेखा वो जीवा और जो पी एक्स क्यू चाप है, इसके द्वारा जो भाग आपका छायांकित है या रेखांकित है वो आपका छोटा है, तो इसलिए इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग आपका लघु वृत्तखंड का है। लिखा भी है कि आपका ये लघु वृत्तखंड, यानी जो छोटा वाला भाग है वो लघु और जो आपका बड़ा है वो आपका यहाँ पर जो देखिए ग्रीन वाला है ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड क्या है? एक वृत्त की जीवा के द्वारा जो आपका भाग होता है और आर्क, उसके साथ आर्क जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। इसके बाद हम लोगों का लघु वृत्तखंड भी हो गया। अब आ जाता है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड के बाद जब त्रिज्यखंड पता चलेगा उसके बाद दीर्घ और फिर लघु।
भाई जैसे आपने चाप पढ़ा, फिर इसके बाद आपने वृत्तखंड पढ़ा, और फिर आप त्रिज्यखंड। और देखिए त्रिज्यखंड शब्द आप पढ़ेंगे, त्रिज्य यानी कि त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा जो खंडित हो, यानी त्रिज्या के द्वारा जो विभाजित हो, त्रिज्या के द्वारा जो काटा जाए, तो वही आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे कैसे पहचानेंगे आपका, ये देखिए आप अगर एक वृत्त खींचते हैं और यहाँ पे इसका केंद्र नेम दे दिया O, अब यहाँ पे आपने अगर दो त्रिज्याएं खींच दिया ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये नाम दे दो सी। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एक ये चाप ए सी बी, ये वाला डार्क कर दे रहा हूं यहाँ पे, इस ए सी बी चाप और ओ ए और ओ बी, यानी कि ए सी बी चाप और ओ ए और ओ बी, जो दो त्रिज्याएं, इनके द्वारा जो घिरा हुआ भाग या घिरा हुआ क्षेत्रफल आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। दो त्रिज्याएं और एक चाप के द्वारा जो भाग घिरा होता है, जो भाग काटते हैं, वो आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। देखिए त्रिज्य मतलब त्रिज्याओं की सहायता से जो बांटा जाए, वही आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसके बाद आपका जो मेजर और माइनर, यानी कि लघु और दीर्घ, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। अब यहाँ पे जो आपका बड़ा भाग है वो आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। यहाँ पे मान लो आपने डी नेम दे दिया, तो ये जो आपका देखिए ये येलो वाला भाग जो साइडेड हो रहा है, ये आपका क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। और जो आपका ये अनसाइडेड है वो क्या है, छोटा है, तो इसलिए लघु। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए फिगर में, तो ये हम लोगों का क्या है, जो ब्लू वाला है ये आपका क्या है भाई, दीर्घ वृत्तखंड, ओ त्रिज्यखंड है, ये लिखा भी है दीर्घ। और जो आपका यहाँ पे देखिए ब्लू है वो आपका लघु त्रिज्यखंड है, यानी छोटा वाला भाग है। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले थे, तो इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 10.1 है उसको हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, यानी प्रश्नावली 10.1 के साथ। एक थोड़ा सा रिकॉल कर दें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए हम लोगों ने त्रिज्यखंड पढ़ा है। त्रिज्यखंड क्या होता है कि त्रिज्या और आर्क के द्वारा, दो त्रिज्याओं और आर्क के द्वारा जो भाग घिरा होता है वो आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। और त्रिज्यखंड आपका लघु और दीर्घ, जो लघु यानी छोटा होगा वो आपका लघु आपका होगा, और जो बड़ा होगा वो दीर्घ होगा। यहाँ पे देखिए आपका ये जो आपका ब्लू कलर का यहाँ पे ये छोटा है ना, दिखने में ही दिख रहा है, तो इसलिए लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर व्हाइट कलर वाला वो आपका बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए इसको आप दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ब्लू वाला आपका बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए ये आपका दीर्घ है। और जो ये यहाँ पे सेक्टर लिखा हुआ है वो आपका कैसा है, छोटा है, तो इसलिए ये लघु हो जाएगा। फिर आपने लघु वृत्तखंड का पढ़ा, यानी कि जीवा और चाप के द्वारा जो भाग आपका घिरा होता है वो आपका वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड यानी जो छोटा भाग वो आपका माइनर यानी लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग है वो आपका दीर्घ वृत्तखंड। फिर आपने पढ़ा था परिधि। एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी आप तय करेंगे, वृत्त के जो वृत्त है या वृत्ताकार पथ है उस पर आप एक चक्कर जो लगाएंगे, जितनी दूरी तय करेंगे, वही आपकी परिधि कहलाएगी। परिधि का जो फार्मूला होता है या परिधि का है वो C बराबर 2 पाई r, यानी कि C को सरकमफ्रेंस यानी कि वृत्त की त्रिज्या, और जो पाई है उसका मान आपने 22/7 या 3.14 जो दिया जाता है वो आप प्रयोग करते हैं, बुक में जो मेंशन होगा। इसके बाद आपने अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त है, वृत्त का आधा भाग आपका वृत्त अर्धवृत्त कहलाता है या सेमी सर्कल कहलाता है। जो आपका वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। चाप क्या होता है, वृत्त दो बिंदुओं के वृत्त का पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का जो गैप होता है, बीच का जो अंतराल होता है या बीच की जो लंबाई होती है वो वृत्त का चाप कहलाती है। चाप आपके दो होंगे, एक लघु होगा एक दीर्घ होगा। जो छोटा वाला चाप होगा वो लघु चाप, जो बड़ा होगा वो दीर्घ चाप। इसके बाद आपका आ जाता है त्रिज्या और व्यास में संबंध। त्रिज्या और व्यास में संबंध यही होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है।
अब इसके बाद आपका जीवा क्या होती है, वृत्त को दो भागों में बांटे वो आपकी जीवा कहलाती है, या वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बनती है वो वृत्त की जीवा कहलाती है। इसके बाद व्यास, वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है, या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। इसके बाद आपने केंद्र पढ़ा था, जिस बिंदु से आप वृत्त खींचते हो वो आपका केंद्र कहलाता है। और इसके बाद त्रिज्या, यानी कि वृत्त पर स्थित बिंदु और केंद्र को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होती है वो आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब इसके बाद आपने जो वृत्त के अंदर और बाहर और वृत्त पर स्थित बिंदु, जो बाहर होगा वो बाहर भाग और जो अंदर होगा वो अभ्यंतर भाग कहलाएगा। इसके बाद जो वृत्त पर स्थित यानी कि परिधि पर स्थित होंगे, बाउंड्री पर स्थित होंगे, वो ऑन द सर्कल, ऑन द वृत्त कहलाएंगे। यही हम लोगों का आज के इस वीडियो में पढ़ा था। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।